नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन इतिहास के सीरीज का 18वां वीडियो है तथा मौर्य काल का प्रथम भाग है। इससे पहले हम लोगों ने मगध में मौर्य पूर्व प्रमुख शासक एवं वंश का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश आते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आइए अब समझते हैं थोड़ा सा मौर्य वंश के संबंध में। मौर्य वंश का समय काल 322 से लेकर 185 BC का रहा है। इन समय काल में हम लोग इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा कला और साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग मौर्य साम्राज्य पर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा उससे पहले का इतिहास को लिंक करते हैं। इससे थोड़ा सा मौर्य काल को समझने में बेहतरी होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, किंतु भारत में मौर्य साम्राज्य के साथ साम्राज्य की शुरुआत होती है। ये भारत का पहला साम्राज्य है जिसका फैलाव उत्तर पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत तक रहा है, जिसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट कह सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको। और हमने देखा था कि 16 महाजनपदों का में सबसे ज़्यादा मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, इन 16 महाजनपदों का विस्तार पूरे पश्चिमी मध्य भारत अवंती तक से लेकर मगध तथा उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि मगध सबसे शक्तिशाली था तथा उत्तरी पश्चिमी भाग पर झेलम या रावी के क्षेत्र में पोरस शासन किया करता था तथा तक्षशिला के क्षेत्र में आम्बी शासक किया करता था। ये महाजनपद आपस में लड़ा करते थे। लड़ाई करने के वजह से क्या हुआ कि बाहरी शक्तियाँ महत्वपूर्ण हो जाती है और आपसी लड़ाई करने से हम लोग कमज़ोर होते चले गए और आर्यों का आक्रमण होना शुरू हो गया और आर्य आक्रमण किए उत्तर पश्चिमी भाग पर। आर्य को थोड़ा सा समझते हैं, ये ईरान है। ईरान से ऐसा माना जाता है कि आर्यों का आगमन याद माना जाता है, जो कि आज भी उनको देखेंगे कि आर्यों का जैसा वर्णन मिलता है उस तरह का रूपरेखा उनके अंतर्गत पाया जाता है। तो ईरान का पुराना नाम पर्सिया था, जिसका मतलब होता है द ग्रेट आर्यंस। ये लोग इस भाग पर हमला करने लगे और इस पर अधिकार कर लिए और अधिकार करके इन क्षेत्रों में अपने छत्रप या राजपाल को बैठाकर इनके अधीन शासन किया करने लगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक महान शासक सिकंदर हुआ है। सिकंदर, जिसका जन्म 356 BC में हुआ था तथा मृत्यु 323 में बेबीलोन में हुआ था। जन्म वहाँ मकदूनिया या मैकडोनिया जो कि यूनान में था वहाँ हुआ था और ये 33 वर्ष की अवस्था में ये दुनिया छोड़ गया था और 33 वर्ष में विश्व विजेता कहलाने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है, जिनके पिता का नाम था फिलिप। जब सिकंदर अपना विजय अभियान शुरू किया तो ईरान जिसे ग्रीक भी कहा जाता है, यूनान से शुरू करते हुए सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंचा। यानी कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान उस समय भारत में ही थे। तो देखते हैं कि इसने कौन कौन से युद्ध थोड़ा सा लड़ा। पहला युद्ध इसने सिकंदर बनाम आम्बी शासक, जो कि तक्षशिला का शासक था। ये बड़ा ही कमज़ोर शासक था, जिस वजह से इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और बिना युद्ध किए ही हार मान लिया। इसके बाद इसका मुकाबला, सिकंदर का मुकाबला पोरस से हुआ, जो कि झेलम नदी के झेलम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये पोरस बड़ा ही स्वाभिमानी शासक था, बहुत ही बहादुरी से लड़ा और किंतु हार तो गया। हार होने के बाद इसे पोरस को युद्धबंदी बनाया गया। तो सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया जाए, तो इसने कहा कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार होता है उस तरह से व्यवहार किया जाए। तो देखिए ये कितना बड़ा स्वाभिमानी आदमी था कि युद्ध हारने के बाद भी अपने आप को राजा मानते रहा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दी, क्योंकि आपसी फुट के कारण आपसी विद्रोह हो गया और वहाँ मौसम प्रतिकूल था तथा कई बीमारियाँ फैलती चली गई। इस वजह से सिकंदर की सेना वापस लौटने पर मजबूर हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि सिकंदर वापस लौटते हुए बेबीलोन में पहुंचा और वहां उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इसको कोई मच्छर काट लेने से या मलेरिया होने से इसकी मृत्यु होगी। और ऐसा कहा जाता है कि अपने आदेश दिया था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरे दोनों हाथ खुले छोड़ दिया जाए, बताया जाए कि मैं विश्व विजेता होते हुए भी मरते वक्त मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। ये तो थोड़ी किंवदंती है, बाकी अब क्या सच्चाई है भगवान जाने।
तो ये रहा सिकंदर के संबंध में जानकारी। और ये सिकंदर आगे चलकर इन क्षेत्रों में मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में ये अपने छत्रप छोड़कर चला गया, जिसे राजपाल भी कहते हैं, जो कि आगे चलकर सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिकंदर की मृत्यु के बाद बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया तथा इसका मौर्य वंश के साथ संबंध रहा है। तो थोड़ा समझेंगे बाद में, इसको थोड़ा सा इंतजार करके। इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि जिस तरह से गंगा के मैदान में दार्शनिक प्रणालियाँ विकसित हुई, उसी तरह यूनान भी दार्शनिकों का केंद्र रहा है। उसके अंतर्गत सिकंदर का जो समय काल रहा है 356 से 323 के बीसी का। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश की स्थापना होती है 320 के आसपास। तो थोड़ा सा संबंध देखेंगे क्या है, तो ये आसपास का है। यूनान में सबसे पहले सुकरात हुए, जिनका ये बौद्ध और जैन के समकालीन थे। इन्होंने सत्य के लिए विष का प्याला पिया था। इसके बाद सुकरात के चेले का नाम था प्लेटो, जिनका समय काल 424 से लेकर 348 बीसी था। और प्लेटो के चेला थे अरस्तु के चेला हुआ सिकंदर। चेला मतलब शिष्य, ठीक है। तो अरस्तु के गुरु थे अरस्तु के गुरु थे प्लेटो के गुरु थे सुकरात और सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक थोड़ी सी छोटी सी, मौर्य वंश से पहले मगध में नंद वंश का शासन था, जिसका अंतिम शासक घनानंद था। ये बड़ा ही अत्याचारी शासक था। इसके साथ साथ अन्य परिस्थितियों को देखें तो उसी समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में विदेशी शासन हुआ करता था और इन क्षेत्रों में बराबर विदेशी हमले हुआ करता था। इन दोनों परिस्थितियों से परेशान होकर चाणक्य या विष्णुगुप्त ने एक चंद्रगुप्त नामक बालक को तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दीक्षा दी तथा उसे युद्ध की रणनीति और राज्य कार्य को सिखाया। चंद्रगुप्त कोई कुलीन परिवार से नहीं था, एक सामान्य वर्ग के परिवार से था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में यूनानी शासन के कारण वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे वो कमज़ोर होते चले गए और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर का आक्रमण से चंद्रगुप्त को जीतने का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त का युद्ध सेल्यूकस निकेटर से होता है, जिसमें चंद्रगुप्त विजय होता है। तो थोड़ा सा और समझते हैं मौर्य वंश के संबंध में, जिसका समय काल 322 बीसी से लेकर 185 बीसी के बीच में रहा है तथा इसकी जानकारी हमें दो स्रोतों से मिलती है, साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से। जिसमें साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र जो कि विष्णुगुप्त ने लिखा है, जो कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी से रिलेटेड ना होकर पॉलिटिकल ग्रंथ है। इसके बाद इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मुद्रा राक्षस जिसे विशाख दत्त ने लिखा है तथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ एवं पुराणों जैसे साहित्यिक स्रोतों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तथा पुरातात्विक स्रोतों में देखें तो अशोक के अभिलेख और शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। पटना में भवन तथा स्तूप गुफा मृदभांड से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है तथा रुद्रदामन वन इम्पोर्टेंट है, जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की शुरुआत हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। चंद्रगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में विष्णुगुप्त का शिष्य था। आगे चलकर इसने 321 बीसी में चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध में शासन स्थापित किया। इसके बाद चंद्रगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण विजय यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को हराना था। इसके बाद इसने वहां पर एक संधि की। संधि के अंतर्गत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दी तथा बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एवं सिंध का पश्चिम क्षेत्र दे दिया। तो देखिए एक मगध क्षेत्र का कहाँ तक का फैलाव था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र काठियावाड़ तक उसने विजय प्राप्त किया था तथा इसी शिलालेख से हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के जो राजदूत थे पुष्यगुप्त ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने सब कुछ त्याग करके जैन धर्म अपना लिया और जैन धर्म स्वीकार करने के बाद ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर अपना अंतिम समय वहीं समाधि स्थापित कर लिया। तो थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा समझते हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त के संबंध में। ये बहुत ही अद्भुत मेधा के धनी एवं समर्पित व्यक्ति हुआ करते थे तथा इनकी रचना अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र नाम से है,
जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड ना होकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि एक राज्य के लिए कितनी बड़ी सेना होनी चाहिए, कैसा गुप्तचर संगठन होना चाहिए, उसके बाद विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, नौकरशाही का नियुक्ति कैसी होनी चाहिए तथा कर प्रणाली राजस्व नीति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए उस समय कितनी विकसित पुस्तक थी। तो हम कह सकते हैं कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की नींव मौर्य काल में पड़ चुकी थी, जिसके प्रणेता चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मृत्यु के बाद क्या उसमें उन्होंने जब कर्नाटक चले गए थे श्रवणबेलगोला में, तो बिंदुसार ने गद्दी को संभाला, उनका पुत्र, जिसका समय काल 297 से लेकर 273 BC के बीच में रहा है। यूनानी इन्हें अमिट्रोफ्रेटस के नाम से भी पुकारते हैं, तो याद रखिएगा अमिट्रोफ्रेटस के नाम से भी पुकारते हैं। और यूनानी स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि इनका संबंध सीरिया से था, जहाँ से वहाँ के राजा एटियोकस, याद रखिएगा एटियोकस के एक प्रथम के साथ था, जिससे उसने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा तर्कविद शिक्षक भेजने का आग्रह किया था। तथा मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस, याद रखिएगा डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था इनके दरबार में। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार ने अमित्रघात या शत्रु विनाशक की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी। नहीं, मजा नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार के 2 पुत्र हुए, जिसका नाम था सुसीम और अशोक, जो कि ये सुसीम तक्षशिला के गवर्नर थे, अशोक और उज्जैन के गवर्नर थे। ठीक है, जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो सुसीम संभाल नहीं सके और बिंदुसार ने फिर वहाँ पर तक्षशिला में अशोक को भेजा और अशोक ने उसका दमन कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने भाइयों को मारकर राजगद्दी पर बैठा, लेकिन ये अशोक बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म को गौरवान्वित करने के लिए ऐसा अशोक को बताया गया है कि उसने 100 भाइयों की हत्या करके उसने राज्यकाज पर अधिकार किया था। तो ठीक है, कल हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए नमस्कार।